सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी नई उम्मीदें, नई सफलता और नया जोश लेकर आए। मेहनत से पढ़ाई करो, अपने सपनों पर भरोसा रखो और कभी हार नहीं मानना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को इस साल अपना बेस्ट देंगे। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। हमने 4 बॉडी सिस्टम अभी तक हमने पढ़ लिए थे। अब 5वां बॉडी सिस्टम है श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम से संभावित प्रश्न है या फिर पिछली एग्जाम्स में भी पूछे गए क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर चुना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में दाएं व बाएं फेफड़ों में लोब की संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य के दाएं व बाएं फेफड़े में लोब, पालिया, कितनी पालिया होती है? हमारे फेफड़े कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो दोनों फेफड़ों में कितनी कितनी पालिया होती है? चलो देखते हैं। संरचना के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि चित्र के हिसाब से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी है ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 भागों में आगे जाकर बट जाती है। फिर ये हमारा है एक फेफड़ा और ये है हमारा दूसरा फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, हमारे कितने फेफड़े हैं? एक जोड़ी फेफड़े, हमारे एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एक है राइट और एक है लेफ्ट। दोस्तों ये वाला हिस्सा है दायां और ये है हमारा बायां। तो राइट में कौन सी है? राइट लंग्स। ये हमारे लेफ्ट लंग्स। देखना दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा राइट लंग्स होते हैं वो लेफ्ट लंग्स से हल्का सा बड़ा होता है। इसकी तुलना में ये हल्का सा बड़ा होता है और इसकी तुलना में ये हल्का सा छोटा होता है। एक यहाँ थोड़ी सी नोक नुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, खांच नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर हमारा हार्ट उपस्थित होता है। यहाँ पर हमारा क्या उपस्थित होता है? हार्ट, दिल उपस्थित होता है। कहाँ? बाएं लंग्स के जो नीचे की ओर हिस्सा है वहां हमारा हार्ट उपस्थित होता है। तो देखना दोस्तों, जो हमारा राइट वाला लंग्स है ये 3 पालियों में बटा हुआ होता है। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 पालियों में बटा होता है। जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है, 1 और 2। ये हमारी लंग्स की संरचना है दोस्तों। ये ट्रैकिया होता है, श्वास नलिका होती है। आगे ये धीरे धीरे छोटे छोटे नलिकाओं में बढ़ जाते हैं, श्वसन नलिकाओं में आगे जाकर बढ़ जाती है। और ये श्वसन नलिका लास्ट में जहां भी मिलती है वहां एक गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करती है और उस गुब्बारे जैसी संरचना को हम कहते हैं कूपिका, एल्वोलाई। क्या कहते हैं? कूपिका। और जो ये कूपिका होती है ये हमारे फेफड़े की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, या फिर बोलूं लंग्स की जो इकाई होती है वो होती है कूपिकाएं। क्या होती है? कूपिकाएं, लंग्स की इकाई, यूनिट्स ऑफ लंग्स। लंग्स की इकाई कौन होती है? एल्वोलाई, कूपिकाएं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? मनुष्य में दाएं व बाएं फेफड़ों में लोब कितनी पाई जाती है? देखो दायां कौन सा है हमारा? ये कितनी है? 1, 2 और 3। इसमें 1 और 2, तो कितने हो गए? दाएं में 3 और बाएं में 2। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्वास अवरोधकों के समय सामान्यतः क्या उपस्थित होता है? अब श्वास अवरोधक क्या होता है सबसे पहले तो हमको ये समझना है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक कहानी टाइप में समझाता हूं। दोस्तों हमने जब मकान बनाया था, घर बनाया था, तो हमारे क्या मजदूर आए थे। क्या थे? मजदूर। अब मजदूर आए थे तो मजदूर बेचारे कहाँ, मतलब पैसे उनके पास, अमीर लोग कहाँ होते हैं, हम जैसे गरीब ही होते हैं सब। तो अब अमीरों के क्या लगे होते हैं कमरों में? एसी। अब मजदूर कहाँ?
मजदूर तो अपने एक कमरे में ही शिफ्ट हो जाते, 4-5 मजदूर एक में हो जाते हैं। तो वो क्या है कि 4-5 कमरे में, मतलब 4-5 मजदूर एक ही कमरे में सो रहे थे। ठीक है, ये एक मजदूर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब भाई सर्दियों का टाइम था, अब सर्दियों का टाइम था तो एक मजदूर के दिमाग में आया, चल भाई आग जला लेते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं कमरे के अंदर, जो अपने सर्दी हट जाएगी, गर्मी नवाज रह जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिगड़ी जला ली, सिगड़ी के अंदर रख दिए कोयले। क्या रख दिए? कोयले। तो क्या जला दी? आग जला दी। ठीक है, अब कमरे के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन उपस्थित थी। कमरे के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन उपस्थित है। अब एक बात मुझे बताओ, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था आग को जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है, ना कि ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है। ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं होती है, परंतु आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कोयलों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। छोटी क्लासों में हमने प्रैक्टिकल भी किया था, अगर आपको पता होता, 6ठी-7वीं क्लास में प्रैक्टिकल भी थे, कि एक मोमबत्ती को जब गिलास के अंदर रखते हैं और गिलास को पहले तो ऊपर से खुला रखते हैं तो मोमबत्ती आसानी से जलती रहती है। जैसे ही गिलास को किसी चीज से ढक देते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है? बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ज्वलनशील नहीं है। तो यहाँ भी कोयलों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखो, जलने के लिए भी, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, देखना दोस्तों, जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो मजदूर लोग हैं वो भी क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कमरे में क्या, कुछ समय पश्चात ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आती है। कोयलों से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जैसे आग लगती है तो आग से क्या निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकल रही है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का उत्सर्जन हो रहा है। देखो, उधर जो मजदूर है वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन तो हो गई समाप्त, और जैसे जैसे आग लग रही है तो आग से क्या निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। तो जो मजदूर होते हैं, जो व्यक्ति वहां सोया हुआ है, वो व्यक्ति धीरे धीरे ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करने लग जाएगा? श्वास के थ्रू ग्रहण करने लग जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके अंदर चली जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही अपने फेफड़ों में अंदर जाएगी तो फेफड़ों से क्या कनेक्टेड है? छोटी छोटी रक्त केशिकाएं, जो जिसमें आरबीसी उपस्थित होती है। ब्लड में क्या होती है? आरबीसी, और उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने के लिए उसकी बॉन्ड होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब जुड़ने के लिए तत्पर रहता है। जैसे हीर और रांझा दोनों अगर एक बार मिल गए तो बिछड़ना मुश्किल है। ऐसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन मिल गया तो ये अलग नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? अलग नहीं होगा। तो समझना कौन सी गैस ज्यादा होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। अक्सर हमने सुना है कि सर्दियों में सिगड़ी जलाते हुए 2 व्यक्तियों की मौत हुई, 1 व्यक्तियों की मौत हुई। अक्सर आते हैं, पिछले साल भी आए थे, कम से कम 5-7 लोग मरे थे ऐसे ही। तो ध्यान रखना, कभी भी बंद कमरे में आपको सिगड़ी जला के नहीं सोना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा? नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो होगा नहीं। अगला क्या है? मेथेमोग्लोबिन। नहीं, ये क्या है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण।
क्या है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण। ये कब होता है दोस्तों, ये भी आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जब आप अशुद्ध जल पीते हो और जल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकता होती है तो धीरे 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 हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता रहता है, ऑक्सीकरण होता रहता है और लंबे समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वह कौन सा रोग है जो जल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हमारे मृत्यु हो जाती है, तो वो है मेथेमोग्लोबिन। क्या है, एक सेकेंड, वो क्या है, मेथेमोग्लोबिन। वो क्या है, मेथेमोग्लोबिन। तो तीसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन से CO2 का जुड़ना। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ होता है तो वो होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तीसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाए, प्रबलता से जुड़ जाए, या आपस में बहुत प्रबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। राइट आंसर इज डी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में श्वास की दर होती है, एक वयस्क मनुष्य में श्वसन रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। तो ये आपको एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब डाटा है जो आपको याद रखना है। मनुष्य में होती है 12 से 18 पर मिनट। कितनी होती है, 12 से 18 पर मिनट। यहां एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये होती है वयस्क मनुष्य में, एडल्ट में। वयस्क मानव में होती है 12 से 18 पर मिनट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, जो शिशु अवस्था होती है, वहां लगभग 40 से 45 पर मिनट की रेस्पिरेटरी रेट होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में। किसमें, छोटे बच्चों में 40 से 45 पर मिनट की रेट होती है। इसलिए कभी आपने देखा हो तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी। हम तो बहुत आराम से लेते हैं, जबकि वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो ध्यान रखना, बच्चों में होती है 40 से 45 मिनट और वयस्क में होती है 12 से 18 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में होती है 1.34 ml। कितनी होती है, 1.34 ml। अब दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज आपको समझा देता हूं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की होती है 1.3 ml, पर अगर एक हीमोग्लोबिन के अणु कितने ऑक्सीजन के अणु को धारण कर सकते हैं, यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, एक हीमोग्लोबिन के अणु कितने ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण करते हैं। तो आप ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण करता है। कितने ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन के अणु को ग्रहण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भोजन व वायु मार्ग विभाजित होता है। जो हमारा भोजन है वो नलिका और जो वायु नलिका है वो किससे विभाजित होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। चलो चित्र की सहायता से हम यहाँ समझते हैं। ये हमारा नासा द्वार है, ये मुख है, ठीक है। मुख के द्वारा एक तो भोजन नलिका चली गई और एक नासा द्वार की सहायता से श्वास नलिका आती है, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब चौराहे की तरह कार्य करती है। आप कभी अपना मुंह फाड़ के देखना तो मुंह के अंदर एक नलिका यूं दिखाई दे रही होगी और एक अपने नासा द्वार से भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये जो भाग होता है ये कॉमन भाग होता है दोनों का, भोजन नलिका का और श्वास नलिका का, दोनों का ही ये क्या होता है, कॉमन भाग होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भाग है कॉमन भाग है, ये होती है हमारी श्वास नलिका और ये होती है ग्रास नलिका, ईसोफेगस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, कंठ, ग्रसनी, आमाशय या ग्रास नली। तो ईसोफेगस तो वैसे ही नहीं होगा, आमाशय भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये यहाँ पर दोस्तों ये है भोजन नलिका और भोजन नलिका
जब भी आपके यहां पर एक छोटी सी कपाटनुमा संरचना, एक छल्ले नुमा संरचना दिखाई देती होगी, उसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो श्वास नली है उसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना ऐसे आकर सेट हो जाती है। तो जो भोजन है वो सीधा हमारे कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में, ईसोफेगस में चला जाता है। जब कभी आप जैसे यार दोस्तों के साथ बैठे हो और भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, भोजन नलिका में भी भोजन चला जाता है। तो हम बहुत देर तक तो खांसते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भोजन खाते समय मृत्यु भी हो सकती है अगर ये भोजन नलिका के अंदर चला गया। परंतु हमारे यहाँ देखना कितनी अच्छी चीजें हैं कि जो है यहाँ पर रिवर्स प्रतिक्रिया होती रहती है। जैसे ही हम भोजन करते हैं, मान लो भोजन का कोई टुकड़ा अंश चला गया इसके अंदर, तो हमको खांसी आती है बार बार, और खांसने के बाद हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक छल्ला तो यहाँ पर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और एक होता है यहाँ पर, एक होता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं, एक सेकंड, इसे हम बोलते हैं यूबोला। क्या बोलते हैं? कभी देखना यूबोला, अगर आपको देखना हो तो मुंह फाड़ के देखना, एक झिल्ली नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक झिल्ली नुमा संरचना। वो हमारे क्या करते हैं, हम जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो वो अपने नासा छिद्र के, नासा जो छिद्र रहता है अंदर की ओर, वहां ये पर चिपक जाती है, तो भोजन सीधा कहाँ चला जाता है? ग्रास नलिका। तो ध्यान रखना, इस चौराहे के अंदर नीचे तो एपिग्लोटिस और ऊपर यूबोला, तो भोजन सीधा कहाँ चला जाता है? नीचे। तो कौन यहाँ क्या है, ये कॉमन भाग कौन सा है? इसी को हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ध्यान रखना, आंसर क्या है? फेरिंग्स। राइट आंसर इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ग्लोटिस कौन से भाग में खुलता है? जो ग्लोटिस, एपिग्लोटिस की हमने अभी बात करी थी, ये हमारा चौराया था, और इस चौराहे में ये क्या था? ग्लोटिस। ये कहाँ खुलता है? तो दोस्तों यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या कर लेते हैं, गलत कर देते हैं, लगा देते हैं श्वास नली में। क्या श्वास नली में खुलता है? नहीं, ये हमारी मान लो ये तो होती है श्वास नली का, तो श्वास तो अंदर चला गया, जबकि ढक्कन यूं होता है, अंदर थोड़ी खुलता है, ये बाहर खुलता है। तो बाहर अभी मैंने बताया था क्या होती है? ग्रसनी होती है। बाहर क्या होती है? ग्रसनी। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन का अधिकांश, वो हीमोग्लोबिन का अधिकतम संबंध है, अभी मैंने बताया था हीर और रांझा की, हीमोग्लोबिन सबसे अच्छा बॉन्ड किससे बनाता है? क्या अमोनिया से बनाता है? NH3 से बनाता है? नहीं। क्या ऑक्सीजन से बनाता है? ऑक्सीजन से तो यूं ही टूट जाता है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से? हाँ सर, अभी आपने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बहुत ही प्रबल बंध से जुड़ता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से ये थोड़ा दुर्बल। सबसे ज्यादा इससे, फिर इससे, फिर इससे। ध्यान रखना, इसका क्रम भी याद रख लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के दौरान डायफ्राम, मतलब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम, डायफ्राम निश्वसन के दौरान कैसी क्रिया में होता है? तो डायफ्राम पहले मैं आपको समझा देता हूं कहाँ होता है। तो ये होती है हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ये तो क्या निकलती है? श्वास नलिका। ये हमारा क्या है? राइट फेफड़ा, लंग्स, और ये हमारा लेफ्ट। ठीक है, इसके नीचे एक संरचना होती है, इसके नीचे एक फ्लैट संरचना होती है जो होती है डायफ्राम। ये क्या होती है? डायफ्राम। अब दोस्तों ध्यान रखना, अभी आप प्रैक्टिकल करके भी ये चीज समझ सकते हो। जैसे मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरे ये क्या, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, तो मतलब इसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका भी लेवल बढ़ रहा है। तो डायफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा। और जैसे ही मैं ऑक्सीजन को निकालता हूं, मतलब उच्च श्वसन करता हूं, एक्सरेशन करता हूं, तो यहां से ऑक्सीजन निकलती है और ये कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। तो ये फिर से कैसे हो जाते हैं? गुंबदनुमा संरचना
आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, निःश्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है, क्या गुंबद के आकार का होता है? नहीं, ये तो हम जब ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, मतलब CO2 बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सक्रिएशन करते हैं, निःश्वसन उच्च श्वसन करते हैं, तब ये क्रिया होती है। संकुचित या सपाट हो जाता है? हाँ सर, संकुचित हो जाता है या कैसा हो जाता है? सपाट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वास नली में अपूर्ण छल्ले बने होते हैं, मतलब ट्रेकिया के अंदर जो छल्ले होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो फिर से एक बार मैं आपको चित्र बना देता हूं। ये हमारी श्वास नलिका है और श्वास नलिका से श्वसनिका बटी होती है और इसके अंदर जो छल्ले होते हैं वो सी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं। तभी तो देखना, अगर मान लो हमारे श्वास नलिका के अंदर छल्ले नहीं होते तो हमारी श्वास नलिका पिचक जाती। कभी आप दबा के देखना, तो दबाते हैं तो यहाँ पर जो संरचना नजर आती है वो सी आकार की, या फिर यहाँ छल्ले छल्ले से नजर आते, कई कईयों के दिखाई भी देने लग जाती है। ठीक है, तो ये कैसे आकार की होती है? एक तो ध्यान रखना, ये होती है सी आकार के। कैसे होते हैं? सी आकार के। दूसरा, ये किससे बने होते हैं? ये कार्टिलेजिनस तो होते हैं, पर कौन से कार्टिलेजिनस? मतलब उपास्थि तो होते हैं, पर ये कौन से उपास्थि होते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं, रेशेदार उपास्थि। रेशेदार उपास्थि के बारे में मैं बता दूं, रेशेदार उपास्थि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के बीच में जो खांचे होते हैं, जो डिस्क होती है, उनमें पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के बीच में जो इन्वर्टिबल डिस्क है, जो ये डिस्क है, इनके अंदर जो रेशेदार फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। दूसरा है कैल्सीफाइड उपास्थि। इस कैल्सीफाइड उपास्थि के बारे में मैंने कल भी बताया था अपने उत्सर्जन तंत्र में। मत्स्य वर्ग में दो प्रकार के हमने पढ़ी थी मछलियों के, जो एक तो होती है बोनी फिश, एक कार्टिलेजस फिश। कार्टिलेजस में हमने पढ़ा था, शार्क का उदाहरण हमने पढ़ा था। तो वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन सी उपास्थि पाई जाती है? कैल्सीफाइड उपास्थि उनके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? शार्क हुआ, मेंढक हुआ, इनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्टिलेजिनस। ठीक है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। फिर है प्रत्यास्थ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज। अब इलास्टिक कार्टिलेज की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। जैसे कान है हमारा, कान कैसा है? इलास्टिक। एक बार इसको दबा दिया पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, नाक है, नाक का अगर ये वाला हिस्सा मैं दबाऊं तो यहाँ कौन सी बोन है हमारी? नेजल बोन है। नेजल बोन टूट जाएगी पर दोबारा वैसी अवस्था में नहीं आएगी। जबकि जो अग्रशिरा है, इसको अगर मैं घुमा लूं, कैसे भी तोड़ लूं मरोड़ लूं, पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थ। किसके अंदर? कान और नाक के अंदर। तो बचा कौन सा हमारा? हाइलिन उपास्थि। तो हाइलिन उपास्थि किसमें पाए जाते हैं? इसमें, ट्रेकिया के अपूर्ण छल्ले के अंदर। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन अभी हमने पढ़ा था सर, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पर यहाँ राइट आंसर कौन सा है? क्या HbO2 है? क्या HbO3 है? क्या Hb2O4 है? क्या HbO2 है? अभी मैंने बताया था आपको, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को साथ लेकर चलता है। तो कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ देखो, एक हीमोग्लोबिन का अणु है, कितने ऑक्सीजन के अणु से? 4 ऑक्सीजन के अणु। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? O2-4। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लौह तत्व का कौन सा रूप हीमोग्लोबिन में होता है? जो लौह तत्व है, जो फेरस है, वो कौन सा रूप? Fe2+ या फिर Fe3+ या अणु के रूप में होता है या FeO के रूप में होता है? बताओ किसके रूप में होता है? तो ध्यान से सुनना, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होती है, इसमें 2 चीज पाई जाती है। एक तो हीम, ठीक है, और एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। इस हीम के अंदर आयरन उपस्थित होता है। ये तो क्या हो गई हमारा? प्रोटीन। इस हीम के अंदर जो आयरन उपस्थित होता है वो होता है Fe2+। द्युधनावेशित आयरन उपस्थित होता है।
कैसा होता है, द्विधनावेशित आयरन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले तो नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहित होने वाले ऑक्सीजन का कुल प्रतिशत होता है। क्वेश्चन समझना, हीमोग्लोबिन के द्वारा मतलब कितने % ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे ब्लड में 3 कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कितनी होती है, 3 होती है। तो आरबीसी के अंदर होती है हमारे हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कितना, 97% ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो सर 3% कौन करती है, 3% करती है दोस्तों। अगर तीनों रक्त कणिकाओं को हम निकाल दें तो हमारे ब्लड को क्या कहते हैं, कल मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, प्लाज्मा इसको बोलते हैं। अगर मैं प्लाज्मा के अंदर से भी जो रक्त के थक्का जमाने वाले कारक हैं उनको निकाल दो तो फिर क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीरम। तो ध्यान रखना, ब्लड के अंदर रक्त कणिकाएं होती है और रक्त कणिकाओं को निकाल दे तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में से जो थक्का जमाने वाले हैं उनको निकाल दे तो उसे हम कहते हैं सीरम। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा है वो लगभग 3% ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कितने %? 3% ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जैसे ये अलग अलग कोशिकाओं, अलग अलग ऊतकों तक ये ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है 97%, अगर यहाँ प्लाज्मा के बारे में पूछा तो 3% आ जाता। ठीक है, कितना आता, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों में श्वास दर होती है, अभी मैंने फर्स्ट में ही ये चीज बताई थी, बच्चों में कितने % मतलब कितने पर मिनट होती है, तो बच्चों में होती है 40 से 50 पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट होती है, और वयस्क में होती है 12 से 18 पर मिनट। तो ध्यान रखना, वयस्क से तो क्या है ज्यादा, एक वयस्क मनुष्य अधिक। राइट आंसर हमारा पहला ही हो गया, एक वयस्क मनुष्य कम नहीं, समान नहीं, और ये भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य में हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कितने अणु हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन के अणु बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक विशेषता है। हीमोग्लोबिन की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, क्या फर्स्ट देखते हैं, इसका लाल रंग होता है। लाल रंग तो इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है नहीं, लाल रंग तो टमाटर का भी होता है लाइकोपिन बढ़ने के कारण, तो ये हीम बढ़ने के कारण तो हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है लौह तत्व की उपस्थिति, तो लौह तत्व की उपस्थिति तो और भी जगह होती है, पालक में होती है लौह तत्व की उपस्थिति। तीसरा देखते हैं ग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति, तो ग्लोबिन तो कई जगह होते हैं और भी प्रोटीन होते हैं। तो चौथा क्या है, इसकी ऑक्सीजन के साथ विपरीत रूप से संयोजन करने की क्षमता। हाँ, अब इसको समझना, इसको अच्छे से समझना। हमारे फेफड़े हैं, जैसे मैं बना देता हूं, ये दो हमारी क्या है, ट्रेकिया से नलिका है, और ये हमारा एक फेफड़ा और ये हमारा दूसरा फेफड़ा। फेफड़े के अंदर होती है कूपिकाएं, कूपिका उससे जो केशिका जुड़ी होती है, ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती है, इसके अंदर ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या करती है, यहाँ से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठाता है, उठाने के बाद अलग अलग अंगों तक, शरीर के अलग अलग अंगों तक ये पहुंचाने का कार्य करती है और वहां ऑक्सीजन को छोड़ देती है। तो मतलब ऑक्सीजन को उठाती है, छोड़ देती है, उठाती है, छोड़ देती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से ऑक्सीजन को फिर से भी उठा सकती है, मतलब विपरीत क्रिया भी कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीजन के साथ विपरीत रूप से संयोजन करने की भी क्षमता होती है। छोड़ दिया तो पकड़ भी सकता है, ब्रेकअप हो गया तो दोबारा भी जुड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रक्त के अम्लीय होने पर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का अगर अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है, हमारे ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4, मतलब ये होता है हल्का क्षारीय। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है सर, इसका पीएच कितना होता है? 7.4। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम क्या होते हैं, जैसे बड़े इलाके मतलब ऊंचे इलाकों में, लद्दाख साइड पहाड़ों में जाते हैं तो वहां क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या आती है? कमी आती है। ऑक्सीजन की क्या आती है? कमी आती है। अब जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आई तो CO2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या होती है? CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक बोहर इफेक्ट आता है। कौन सा? बोहर इफेक्ट, बोहर प्रभाव आता है। यह यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ी हुई है वह H2O जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते H2CO3 का निर्माण कर लेती है। कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेती है, मतलब अम्ल का निर्माण कर लेती है और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब कब बढ़ती है? कब बढ़ती है बताओ? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंध बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है जब? नहीं। लाल आरबीसी की उच्च मात्रा से निर्मित होती है जब? नहीं। ऑक्सीजन की कमी होती है जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बंध प्रवृत्ति घटती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, बोहर इफेक्ट। आप याद रखना, ये बोहर इफेक्ट कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और रक्त में हमारा ब्लड में हमारे जल तो उपस्थित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जो जल होता है उसके साथ मिलकर H2CO3 मतलब अम्ल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, उसे हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोटॉक्सिस केंद्र जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा वो जिसको संतुलित करता है वह क्या चीज है? न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है। जैसे हर चीज का अलग अलग केंद्र होता है। नशा मुक्ति केंद्र क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां नशा छुड़ाया जाता है, नशा जो करते हैं उनको छुड़ाया जाता है। ऐसे ही हर चीज का कंट्रोलर अलग अलग होता है। हमारे जो श्वसन क्रिया है उसको कौन संतुलित करता है और कहाँ उपस्थित होता है? तो आप याद रखना, वह उपस्थित होता है पोन्स बैरोलाई में। कहाँ? पोन्स बैरोलाई में। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब मनुष्य सामान्य मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु में सांस लेता है लेकिन वह घुटन से पीड़ित रहता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं हूं, मैं यहाँ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों? ऑप्शन देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय CO के साथ जुड़ जाता है तथा उत्पाद टूट नहीं पाता। CO ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा रक्त में ऑक्सीजन की प्रतिशत कम करता है। CO डायफ्राम, और ये तो हो ही नहीं सकता, डायफ्राम से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। CO फेफड़ों की तंत्रिका को प्रभावित करता है? नहीं। तो अब ध्यान रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उसको अगर एक बार पकड़ लेता है तो दोबारा जाने नहीं देता है। अब एक ध्यान रखना, अपनों के साथ में मतलब अपने दूसरों के साथ में जाते हैं तो जलन तो होती है। तो ध्यान रखना, राइट आंसर इज ए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय CO के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद हटता तो है ही नहीं है। हीर रांझा है ये तो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर हो गया। आज का सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो गया। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे, करे थे, आप भी इनको करना। और दोस्तों आपकी एग्जाम ओरिएंटल, नीट हुई, राजस्थान SI हुई, RS की एग्जाम हुई, ये सब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।